हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 32 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजवीर जी का कमरा शेखावत मेंशन के विशाल कमरे में सुबह की हल्की रोशनी छिटक रही थी। राजवीर जी अपने कमरे में रेडी हो रहे थे। आज उन्हें एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील के लिए बाहर जाना था। दिव्या जी धीरे धीरे उनकी टाई ठीक कर रही थी, पर उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। बुझा हुआ चेहरा देखकर राजवीर जी हल्की चिंता भरी आवाज में कहे, दिव्या, आप ऐसे उदास रहेंगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा। दिव्या जी की आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने धीरे से कहा, क्या करूं? आप जानते हैं मनु हमसे बात ही नहीं करना चाह रही हैं। मैंने उन्हें कई बार फ़ोन किया, लेकिन वो हर बार मेरा कॉल काट देती हैं। मैं उनसे मिलने उनके फ्लैट भी गई थी, लेकिन वहाँ मुझे वह नहीं मिली। राजवीर जी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, मैं जानता हूँ दिव्या, आप मनु से बात करना चाहती हैं, लेकिन मेरी बात समझिए। अभी वो हमसे बहुत नाराज़ हैं। मैं भी बेसब्र हूँ उनसे बात करने के लिए। मैं खुद चाहता हूँ कि वो मेंशन वापस आए। डैड का जन्मदिन आ रहा है, वो ज़रूर आएगी। तभी हम उनसे बात करेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप अपने चेहरे पर ऐसी उदासी मत लाइए। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं वादा करता हूँ, मैं वापस आते ही सब संभाल लूँगा। अपनी मनु को हम फिर से मना लेंगे। बस आप एक छोटा सा स्माइल कर दीजिए। दिव्या जी ने धीरे धीरे ज़बरदस्ती मुस्कान दी। राजवीर जी उन्हें अपने सीने से लगा लिए। उनकी भी आंखों में नमी थी। कुछ पल के लिए दोनों बस चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी में खो गए, जैसे हर शब्द अब उनके लिए जरूरी नहीं था। केवल यह एहसास कि वे एक दूसरे के साथ है ही काफ़ी था। वहीं फार्म हाउस वेदांश धीरे धीरे मन्नत के करीब आ रहा था। उसकी नज़रें मन्नत के गुलाबी होठों पर टिक चुकी थी। इस बार मन्नत ने ना तो खुद को रोका, ना ही पीछे हटने की कोशिश की। उसके चेहरे पर पहली बार किसी तरह की झिझक नहीं थी, बस एक अनकही मंजूरी थी। दिल जैसे खुद ही वेदांश को इजाज़त दे रहा था और उसकी पलकें अपने आप बंद हो गई। वेदांश का चेहरा अब कुछ ही इंच दूर था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। वह पल जो जैसे ठहर गया था वहीं थम गया। दोनों एक झटके में पीछे हटे। वेदांश ने भौचक्केपन से दरवाजे की ओर देखा और मन्नत ने घबराकर अपनी नज़रें झुका ली। दरवाजे पर खड़े थे ओम जी, सावित्री जी, नूतन जी, कियारा, कबीर, पंखुड़ी और सहानी। सबके चेहरे पर एक जैसा सन्नाटा पसरा था। नूतन जी की नज़रें तुरंत मन्नत पर जा टिकती है। वह उसे एक सख्त सवालों से भरी निगाहों से घूरती है। कमरे में अचानक हवा का रुख बदल गया। मन्नत की धड़कनें जैसे कानों तक सुनाई दे रही थी। उसने खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस ली और बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी की ओर देखे, वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। पंखुड़ी उसके पीछे जाना चाह रही थी, लेकिन कबीर उसे रोकते हुए कहा, वह शर्मा गई है। वहीं नूतन जी, कियारा और सहानी को वहां देख वेदांश का चेहरा सख्त हो गया था। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर झुंझुलाहट थी। उसका पूरा मूड जैसे किसी ने रौंद दिया था। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, हमारे बीच हर बार ऐसा ही क्यों होता है? इन्हें भी अभी आना था। जैसे ही नूतन जी की नज़र अपने बेटे वेदांश पर पड़ी, उसके सिर पर पट्टी बंधी देख उनकी आंखों में एक पल में नमी उतर आई। वह बिना कुछ सोचे उसके पास बैठ गई। वेद, यह सब क्या है बेटा? आपको इतनी चोट कैसे लगी? आपने हमें बताया क्यों नहीं? उनकी आवाज़ काँप रही थी। वह उसके हाथों को पकड़कर रो पड़ी। हमें तो मयंक से मालूम चला कि आपका एक्सीडेंट हुआ था। क्या आप हमसे इतने नाराज़ हो गए हैं वेद, कि अपनी माँ को बताना भी जरूरी नहीं समझे? वेदांश चुपचाप था। वह उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वही ओम जी और सावित्री जी भी पास आए। ओम जी ने चिंतित स्वर में कहा, वेद बेटा, अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हो ना? वेदांश ने एक गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोला, मैं ठीक हूँ नाना जी, आप लोग बेफिक्र रहें, अब सब ठीक है। उसने फिर अपनी माँ की तरफ देखा। नूतन जी अभी भी रो रही थी। वेदांश के भीतर कुछ टूट गया। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से उनके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं सच में ठीक हूँ मॉम, और मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। प्लीज़ आप ऐसे मत रोइए। आप जानती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। नूतन जी ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें अभी नम थी। सहानी धीरे से डरती हुई सामने आकर पूछी, भाई
वह आप ठीक है ना? वेदांश ने एक नज़र उसे भी देखा और हल्के से अपना सिर हिला दिया। सभी का सवाल का जवाब देकर उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन झलकने लगा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। कबीर उसके चेहरे के भाव समझ रहा था और उसे देख मुस्कुरा रहा था। वेदांश का मन कहीं और ही था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, मानो वहां से मन्नत अंदर आए। कियारा एक कोने में खड़ी थी और साथ में सहानी भी। दोनों के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वेदांश के सामने अब ना वो तो मासूमियत का नकाब ओढ़ सकती थी और ना ही कोई सफाई दे सकती थी। सहानी ने हल्के से तंज कसते हुए कहा, देखो कियारा, मैंने तो अपना प्यार खो दिया है और आज तुमने भी। पंखुड़ी और कबीर अपने प्यार में कैसे मुझे जलाए जा रहे हैं, और जो अभी कुछ देर पहले हमने देखा मन्नत और भाई को, मुझे तो लगता है कि उनके बीच अब बहुत कुछ हो चुका है। यह सुनकर कियारा की आंखों में अचानक गुस्से की लपटें उठी। उसका चेहरा कठोर हो गया, होठ कस गए। वह बिना कुछ बोले सहानी को घुरती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वही मन्नत सीधा किचन में चली आई थी वेदांश के लिए कुछ बनाने को, लेकिन जैसे उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई उसका चेहरा उतर गया। वह धीरे से खुद से बुदबुदाई, हे भगवान, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता है। फ्लैट पर तो पंखुड़ी ही बनाती थी और जब वो नहीं होती थी तो मैं बाहर से कुछ मंगवा लेती थी। अब मैं क्या करूं, क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, फ़ोन करके पंखू को बुला लेती हूँ। किस्मत से आज वह यही है। यही सोचते हुए मन्नत ने अपना फ़ोन उठाया। तभी किचन के दरवाजे से आवाज़ आई, जब बहन है तो दोस्त को बुलाने की क्या ज़रूरत है मन्नू? मन्नत ने पलट कर देखा। दरवाजे पर कियारा खड़ी थी। कियारा धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, वेद के लिए कुछ बनाने जा रही हो तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। आखिर वो मेरे मंगेतर है, उनकी पसंद मुझसे बेहतर कौन जानेगा? उसने हल्की सी हंसी में जहर घोलते हुए कहा, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है मन्नू, मैं खुद बना देती हूँ वेद के लिए। मन्नत ने शांत लहजे में कहा, कियारा, अभी मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर मिस्टर राठौर के लिए तुम्हें कुछ बनाना है तो जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब बना लेना। वो वापस अपने काम में लग गई, पर कियारा वहीं खड़ी रही, गुस्से से उसे घूरते हुए। उसने ठंडे लहजे में सीधा और सपाट कहा, क्यों आई हो हमारी जिंदगी में दोबारा मन्नू? मन्नत के चलते हाव भाव थम गए। उसने पलट कर देखा। कियारा की आंखों में गुस्सा था और दिल में एक गहरी नफरत। कियारा बोली, जहाँ मैं चैन से जीने लगी थी वहीं तुम फिर लौट आई। क्यों? फिर से वही सब दोहराने के लिए? मन्नत ने कोशिश की कि उसे इग्नोर करे, पर कियारा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। इग्नोर करने से सच नहीं बदल जाएगा मनु। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी ही बहन के मंगेतर के साथ अकेले फार्म हाउस में रह रही हो, और वो भी इस तरह से। मन्नत के चेहरे पर अब संयम टूट गया। उसने सीधा जवाब दिया, बस बहुत हुआ कियारा, मैं अब तक चुप थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। अगर शिकायत करनी है तो जाओ मिस्टर राठौर से करो, मुझसे नहीं। कियारा की मुठ्ठियाँ कस गई थी। वह दांत भींचते हुए बोली, तुम सही नहीं कर रही हो मन्नू। वेद से मैं बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। चुपचाप हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ, इतनी दूर कि तुम्हारी परछाई भी हमारे बीच ना पड़े। कियारा की आंखों में अब आग जल उठी थी। वह मन्नत के करीब आकर ठिठक गई। उसकी आवाज़ तेज और कांपती हुई थी, तू जानती है न मन्नू, मैं और वेद रिलेशनशिप में थे। कैसे भूल सकती है तू वो सब? उसकी आंखों में आंसू थे, पर गुस्से ने उन्हें जला दिया था। हमारे बीच सब कुछ हो चुका है मन्नू, तू समझती क्यों नहीं है? कियारा ने ठहर ठहर कर कहा, सब कुछ। और तू यह सच जानने के बाद भी उसी वेद के साथ इस फार्म हाउस में रह रही है। वह एक कदम और आगे बढ़ी। उसका चेहरा मन्नत के बेहद पास आ गया। तेरे अंदर शर्म बच्ची भी है या नहीं? कियारा की आवाज़ अब लगभग टूट चुकी थी। खुद को इतना कैसे गिरा सकती है तू मन्नू? देख प्लीज़, हमारी ज़िंदगी से चली जा, जैसे पहले गई थी वैसे ही इस बार हमेशा के लिए चली जा। मन्नत के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। उसे देख कियारा झेप गई। वह बोली, सही कहते हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। देखो ना कियारा, एक वो भी वक्त था जब मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया करती थी, अपने प्यार के लिए, अपने वी के लिए। लेकिन तुम हमेशा की तरह अपनी घटिया चालों में मुझे फंसाकर
वी और सभी के मन में मेरे लिए नफरत भर दिया करती थी। और आज का वक्त है, आज तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रही हो उस प्यार के लिए जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। उसने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधा और बेफिक्र आवाज में बोली, सच कहा तुमने कियारा, तुम और मिस्टर राठौर रिलेशनशिप में थे। भले ही मिस्टर राठौर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन मैं जानती हूँ उस रिलेशनशिप में ना कोई प्यार था ना अपनापन। वो बस मुझसे भाग रहे थे, उस सच से जो उन्हें हर पल काटता था, और वो नफरत जो उन्होंने अपने अंदर पाली थी। वह तुम्हारा झूठ और गहरी चाल को सच मान बैठे थे और इसी का तुमने फायदा उठाया। तुम्हें लगा कि फिजिकल रिलेशन बनाकर मिस्टर राठौर को अपने काबू में कर लोगी, लेकिन अफसोस आज तुम्हारा भ्रम टूट गया है। मन्नत की आंखों में अब ठहराव था, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी दृढ़ता थी। और रही बात तुम्हारी एडवाइस की, तो मुझे तुम्हारी कोई एडवाइस नहीं चाहिए। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँगी, एडवाइस नहीं चेतावनी समझ लो। मैं तुम्हें बहन समझकर नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि बहन वाला रिश्ता तो हमारे बीच कभी रहा ही नहीं। दुश्मन ही समझ लेना। आज तुम्हारे सामने एक नई मन्नत है जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना भी जानती है और मुंह तोड़ना भी। और जानती हो कियारा, अब तक तुम इसलिए कामयाब होती आई क्योंकि तुम्हारे हर झूठ, हर साजिश में सहानी और नूतन आंटी की बराबर की भागीदारी रही है। मिस्टर राठौर तुम्हारी बातों में नहीं आते थे, लेकिन उन्हें भरोसा था अपनी माँ और बहन पर, और तुमने इसी भरोसे का फायदा उठाया। क्योंकि तुम जानती थी कि नूतन आंटी को मैं कभी पसंद नहीं थी, इसलिए आसान हो गया था मिस्टर राठौर के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करना। मन्नत ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब एक सच्चाई की चमक थी। लेकिन देखो ना, सच को कितना भी छुपाओ, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। और आज तुम उसी सच के सामने बेनकाब खड़ी हो कियारा। अब तुम कहीं की नहीं रही। कियारा की आंखों में गुस्सा उतर आया था। उसकी मुठ्ठियां भिज गई थी, जबड़ा कस गया। वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मन्नत उसके सामने यूं खड़ी होकर उसे जवाब देगी। और तभी किचन में एक और तेज आवाज गूंजी, सही कहा तुमने। मन्नत और कियारा दोनों पलटकर देखने लगी। दरवाजे पर नूतन जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। कियारा के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। उसे जैसे अपनी तरफ से खेल का रुख पलटता दिख गया। नूतन जी गुस्से में किचन के अंदर आई। उन्होंने मन्नत का हाथ पकड़कर झटके से अपनी ओर खींचा। बहुत चालाक हो तुम। उनकी आवाज में जहर था। लेकिन जितनी चालाकी से तुम मेरे वेद को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी हो, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम जैसी लड़की जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, जो महीनों तक गायब रही, कहाँ थी और किसके साथ थी कौन जाने, वो मेरे बेटे के लायक बिल्कुल नहीं है। मन्नत को उनकी बातें, तुम ना जाने इतने महीने कहाँ थी और किसके साथ में थी, सुनकर घबराहट होने लगी थी। उसकी आंखों में डर भर आया था। उसके हाथ पर हल्के कांपने लगे। नूतन जी अभी भी गुस्से में मन्नत की बाह पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, चलो निकलो यहाँ से, मेरे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाओ। वहीं चली जाओ जहाँ पहले गई थी। कैसी बेशरम लड़की हो तुम। अपने ही बहन के मंगेतर के साथ उसके फार्म हाउस में रह रही हो और चेहरे पर जरा से भी शर्म नहीं है। उनकी आवाज़ में गुस्सा ही नहीं बल्कि नफरत और धिक्कार भी भरा था। कियारा जैसी भी है, लेकिन वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। कम से कम वो तुम्हारी तरह कैरेक्टरलेस तो नहीं है। उन्होंने हर शब्द जैसे तीर की तरह फेंका हो। फिर उन्होंने ठंडी पर जहरीली आवाज में कहा, और सुन लो, मेरे बेटे की लाइफ पार्टनर बनेगी तो सिर्फ कियारा, और राठौर खानदान की बहू भी यही बनेगी, समझी तुम। मन्नत के होठ कांप गए। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। वह कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ, लेकिन कैरेक्टरलेस शब्द उसके सीने में चुभ गया था। उसकी आंखों में नमी उतर आई, पर उसने खुद को संभाला। उसकी सांसें भारी हो रही थी, जैसे हवा ने भी साथ छोड़ दिया हो। बस कीजिए मॉम। वेदांश की सर्द और तीखी आवाज वहां गूंज उठी। जैसे ही तीनों की नजरें उसकी ओर गई, कियारा और नूतन जी घबरा गई। वेदांश गुस्से से कांप रहा था। कबीर भी पीछे से उन दोनों को गुस्से से घूर रहा था। वेदांश की आंखों में खून उतर आया था। नूतन जी पहली बार अपने बेटे को इतने गुस्से में देख रही थी। मन्नत को वहां घुटन होने लगी। वह जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वेदांश ने उसकी कलाई पकड़ ली। मन्नत नम आंखों से उसे देखने लगी और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वेदांश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल न सकी।
वह दांत भिंचते हुए गुस्से में कहा, आप कहीं नहीं जाएंगी जान। फिर उसने अपनी नज़रें नूतन जी पर टिकाई। बहुत जल्दी आप किसी का कैरेक्टर जज कर लेती हैं मॉम। आज आपसे यह उम्मीद नहीं थी। नूतन जी की नज़रें झुक गई थी। क्या कहा आपने कि मिस मन्नत कैरेक्टरलेस है? इतने महीने ये कहाँ थी? किसके साथ थी? वेदांश के चेहरे पर इस वक्त घृणा और गुस्सा साफ झलक रहा था। मुझे तो शर्म आ रही है यह सोचकर कि आप ऐसी घटिया बातें कर भी कैसे सकती हैं। आपकी यह नफरत कहाँ तक जाएगी? क्या आपको यह समझ नहीं आता कि जो आप इन पर इल्जाम लगा रही हैं वो गलत है? इस बार वेदांश की आवाज़ में इतना गुस्सा था कि हॉल की दीवारें भी कांप उठी। उसकी मुठ्ठियाँ कसी हुई थी, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपनी आवाज़ थोड़ा नरम करते हुए कहा, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ मॉम। आपके हर सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आप यह भ्रम ना पाले कि मैं कियारा से शादी करूँगा। आज मैं यह भ्रम पूरी तरह से तोड़ देता हूँ। मन्नत और बाकी सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। जैसे वेदांश ने यह बात कही, कियारा को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन नहीं है। वही नूतन जी हक्की बक्की उसे देखने लगी, फिर खुद को संभाल बोली, सोच समझकर बोलिए वेद, कियारा से आपकी मंगनी हो चुकी है और आप खुद कियारा से शादी करने का फैसला लिए थे। वेदांश ने गंभीरता से कहा, हाँ, एक वक्त था जब मैं कियारा से शादी करना चाहता था। यहाँ तक कि मैंने उसे इंगेजमेंट भी की, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों पर झूठ और धोखे की पट्टी बंधी थी। लेकिन बहुत पहले वो पट्टी उतर चुकी थी मॉम। और कियारा की पहनाई हुई अंगूठी मैंने उसे कभी पहन नहीं रखा था। शायद आपने कभी गौर नहीं किया। सभी की निगाहें वेदांश के लेफ्ट हैंड पर चली गई, जहाँ वेदांश सगाई की अंगूठी नहीं पहन रखी थी। उसने तो कियारा से सगाई करने के थोड़ी देर बाद ही निकाल दिया था। उस वक्त वो सिर्फ सगाई मन्नत को दिखाने के लिए था। वह बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूँ, मिस मन्नत से। शादी भी इनसे ही करूँगा। यह सुनकर मन्नत का चेहरा घबराहट और अविश्वास के मिश्रण से भर गया। शायद अब मेरा फैसला सुनकर आपका सारा भ्रम टूट गया होगा मॉम। इसलिए आइंदा मेरी होने वाली पत्नी और राठौड़ फैमिली की बहू के कैरेक्टर पर उंगली मत उठाइएगा और ना ही इन्हें कभी इंसल्ट करने की कोशिश कीजिएगा। वेदांश के आखिरी शब्दों ने हॉल में भारी सन्नाटा छा दिया। मन्नत को अब वहाँ घुटन महसूस होने लगी। उसके दिमाग और दिल में एक ही समय में कियारा, नूतनजू और वेदांश की बातें घूम रही थी। आखिरकार मन्नत ने वेदांश के हाथों से अपना हाथ छुड़वाया और तेज कदमों से बाहर निकलकर गार्डन की ओर चली गई। गार्डन की ठंडी हवा भी अब मन्नत के अंदर जल रहे तूफान को शांत नहीं कर पा रही थी। वो तेज तेज सांसें ले रही थी, जैसे दिल पर रखा हुआ बोझ उसे घुटन दे रहा हो। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वह पास की बेंच पर बैठ गई। आंखों से आंसू लुढ़क पड़े, होठ कांप उठे। नहीं नहीं मिस्टर राठौर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह खुद से बुदबुदाई, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, जैसे हर शब्द के साथ दिल बिखर रहा हो। आपने मेरे साथ कितने सपने देख लिए, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास उन सपनों को पूरा करने का हक ही नहीं है। वह अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे से कराह उठी। यह दर्द, यह डर अब और नहीं सहा जाता। भगवान, एक वक्त था जब मैं उनके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखती थी, लेकिन अब वो सपना मेरे लिए बस एक सजा बन गया है। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी। क्या यह मुमकिन है कि कोई इंसान अपनी ही मोहब्बत से दूर भागे? लेकिन मुझे भागना ही होगा, क्योंकि अब मैं उन्हें और दर्द नहीं दे सकती। वह धीरे से उठी, आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। अब बहुत हुआ, मैं और चुप नहीं रह सकती। मुझे उन्हें सब कुछ बताना होगा, अपना सच, अपना पास्ट। इससे पहले कि वो मेरे साथ कोई और ख्वाब बुने, उन्हें सच जानना जरूरी है। वो कांपती आवाज़ में बोली, मुझे यकीन है जब मिस्टर राठौर को सब सच पता चलेगा तो वह खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाएंगे। मन्नत ने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। वो जैसे ही पलटी, सामने वेदांश खड़ा था। मन्नत का दिल एकदम से धक सा रह गया। वेदांश ने बिना किसी इंतजार के उसे अपने सीने में खींच लिया। मन्नत कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने कहा, मैं डर गया था जान। मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर चली गई हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैं डर जाता हूँ। मन्नत अपनी उखड़ती सांसों को संभालते हुए टूटती आवाज़ में बोली, मिस्टर राठौर,
मुझे आपसे कुछ कहना है। प्लीज़ प्लीज़ बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे आपसे अपना सच बताना है। वेदांश कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा और फिर कहा, मैं आपकी पूरी बातें सुनूंगा जान, लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी बहुत तेज़ भूख लगी है। तो क्या आप मेरे लिए कुछ बनाएंगी? सच में जब से होश में आया हूँ मैंने कुछ नहीं खाया है। आपने खुद कहा था कि मुझे हेल्दी डाइट लेनी है और सच में मुझे भूख लगी है। मन्नत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ, लेकिन वादा कीजिए जो भी मैं कहूँगी आपको ध्यान से सुनना होगा। वेदांश ने उसकी ओर एक गहरी नज़र डाली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसकी आवाज़ में गर्मजोशी के साथ कहा, जरूर जान, मैं हर शब्द सुनूंगा। उनके पीछे पंखुड़ी और कबीर भी आए थे जब मन्नत को उदास जाते देखा था, लेकिन वेदांश को उसके साथ देख वह रुक गए थे। तभी पंखुड़ी बोली, कबीर अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मन्नत को संभालने वाला उसके साथ है। फिर वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वही मन्नत जैसे ही फार्म हाउस के अंदर आई, पूरा फार्म हाउस खाली था। सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। यह देखकर मन्नत ने एक लंबी सांस ली और सीधे किचन की ओर चली गई। वह वहाँ वेदांश के लिए क्या बनाए सोचने लगी। वही वेदांश गार्डन में खड़ा था। अभी उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा था इसे समझ पाना मुश्किल था। वह किसी तरह अभी मन्नत को उलझाए रखना चाह रहा था। कुछ ही देर बाद वो शिव को कॉल करके अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। मन्नत अंदर होने की वजह से उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि वेदांश वहां से जा चुका है। कुछ ही देर बाद वेदांश अपने प्राइवेट अंडरग्राउंड किंगडम में पहुंचा, जहां वो हमेशा किंग बन जाता था। वह अपनी कार से निकलकर अंदर गया। उसे देख उसके सारे बॉडीगार्ड्स सिर झुका लेते हैं। सिर्फ शिव सिर झुकाकर खड़ा रहा और बोला, कैसी तबीयत है आपकी किंग? वेदांश ने सख्त लहजे में कहा, मैं ठीक हूँ और इन छोटी छोटी एक्सीडेंट की वजह से मैं अपना काम नहीं रोक सकता। फिर वो सीधे अपने किंग साइज चेयर की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वहाँ कबीर और मयंक भी आ गए और पास के सोफे पर बैठ गए। शिव सिर झुकाए वेदांश के सामने खड़ा था। वेदांश ने उसकी ओर निगाहें टिकाते हुए कहा, शिव, यह पहली बार है जब तुमने मुझे निराश किया है। राव अब तक तुम्हारे हाथ क्यों नहीं लगा? यह कैसे संभव है कि वह तुम्हारी निगाहों से बच निकला? शिव ने अपनी सफाई देते हुए कहा, सॉरी किंग, जहाँ तक मुझे मालूम है वह कहीं छुप गया है या अपनी वेश बदल चुका है, इसलिए अब तक वो मेरे हाथ नहीं लगा। यानी कि उसे खबर है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, कबीर ने कहा। तभी वेदांश अपने चेयर से उठकर फौरन हॉल से लगी खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखें बेहद सर्द थी और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह गंभीर था। वह बोला, हाँ, मलिक खामोश होकर बैठ नहीं सकता है। अगर उसे मुझे पकड़ना है और उसे मेरी पूरी डिटेल्स चाहिए तो वह सिर्फ अपने कच्चे अनुमान और भरोसे पर काम नहीं कर सकता है। उसने पक्का इंतजाम किया है। राव मुंबई में है। यह सुनते ही शिव, कबीर और मयंक तीनों चौंक पड़े। क्या राव मुंबई में है? मयंक ने पूछा। हाँ, वेदांश की सख्त आवाज़ गूंजी। इसलिए उसने अपनी पहचान और भेष छुपा रखी है। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह डरपोक नहीं है, इसलिए वो डर कर छुपने वालों में से नहीं है। और मलिक यदि सबसे ज़्यादा भरोसा किसी पर करता है तो वह राव पर, इसलिए उसने सिर्फ अपना भेष बदला है। और इसकी ज़रूरत वही होगा जहाँ उसे अपनी पहचान छुपाना जरूरी है। इसलिए पक्का वो मुंबई में ही है और उसे बिल से कैसे निकालना है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मयंक ने गंभीर स्वर में कहा, वेद, तुमने कहा था कि उस मीटिंग में मलिक ने तुम्हारे पिता अधिराज राठौर का नाम लिया था और उन्हें अपना पुराना दोस्त बताया था। अगर उसे ब्लैक बुक चाहिए तो वो सीधे तुमसे यानी किंग से बात कर सकता था। तो फिर वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? क्यों बार बार राठौर खानदान के नाम को निशाना बना रहा है? वेदांश ने अपने हाथ में पकड़ा गिलास टेबल पर रखा। उसकी निगाहें ठंडी थी और आवाज़ में एक डरावना सन्नाटा था। क्योंकि मलिक बहुत चालाक है मयंक, उसे अच्छी तरह से मालूम है कि अगर वो किंग से ब्लैक बुक मांगेगा तो किंग उसे कभी देने वाला नहीं है। सीधा रास्ता उसके लिए बंद है, इसलिए वो चक्कर काट रहा है। वो जानता है कि वेदांश राठौर यानी कि मुझ तक पहुंचना उसकी असली जीत है और अगर वो मुझे तोड़ना चाहता है तो उसे मेरी कमजोरी चाहिए। वह मेरी हर डिटेल निकाल रहा है, मेरे हर कदम पर नज़र रखा हुआ है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि किंग की कोई कमजोरी है ही नहीं जो उसे झुका सके। वेदांश की निगाहें अब धीरे धीरे शिव की तरफ मुड़ी और शिव, आयुष खुराना,
उसने ठंडी आवाज में पूछा। सीयू ने फाइल खोली और बोला, किंग आयुष चटर्जी उर्फ आयुष खुराना मुंबई में एक लड़की को ढूंढने आया है। नाम है उसका आलिया। वह पहले उसके इंस्टीट्यूट की एजेंट रह चुकी है, उसी इंस्टीट्यूट की जो उसकी माँ मिसेस संध्या चटर्जी चलाती है। वेदांश का चेहरा एक पल को गंभीर पड़ गया। उसकी सांसें भारी हो गई। आलिया, उसने धीमे स्वर में दोहराया। यह नाम मैंने कहीं सुना है। कबीर ने भव्य सिकुड़ते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? तुम इस आलिया नाम की लड़की को जानते हो? वेदांश ने सिर हिलाया। नहीं, पर्सनली नहीं जानता, लेकिन यह नाम कहीं तो सुना है। वो अपनी आंखें बंद कर कुछ याद करने की कोशिश करता है और कुछ सेकंड बाद उसके दिमाग में पुरानी यादें चमकने लगती है। वह वक्त जब वेदांश पहली बार माफिया वर्ल्ड का किंग बना था। उस दिन सेरा उससे मिलने आया था, वही सेरा जो अधिराज राठौर का राइट हैंड हुआ करता था। सेरा ने ही वेदांश को ब्लैक बुक सौंपी थी और उसके पिता के बारे में कई छुपे हुए सच बताए थे। तभी सेरा के फोन पर कॉल आया था। वह नंबर देखकर ठिठक गया था, लेकिन उठाया नहीं। तभी वेदांश ने पूछा, अगर जरूरी कॉल है तो उठा लीजिए सेरा। सेरा ने झिझकते हुए कहा, किंग मेरी बेटी का फोन है, आलिया। वह नाम जैसे फिर से हवा में गूंजा। वेदांश ने झटके से आंखें खोली। हाँ, अब याद आया, आलिया, सेरा की बेटी। शिव, मयंक और कबीर तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कबीर ने कहा, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि वह वही आलिया हो जिसका जिक्र शिव कर रहा है। वह शायद कोई और हो, क्योंकि हम जानते हैं कि सेरा और उसके परिवार की मौत तो एक कार दुर्घटना में हो गई थी। कार पूरी तरह से जल गया था, लाश तक पहचान में नहीं आई थी। वेदांश ने सख्त लहजे में कहा, फिर भी अब यह पता करना जरूरी है। या तो आयुष खुराना सच जानता है या मलिक की जासूस जैस्मिन। शिव, दोनों को अपने कब्जे में लो। और हाँ, अब संध्या चटर्जी से भी मिलने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया कि हम सामने से खेलें। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल में वही पुराना रौब और खामोश गुस्सा था। तभी कबीर ने अचानक पूछा, वेद, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? वेदांश के कदम एक पल को थमे। मयंक ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली, जैसे दोनों समझ गए हो कि कबीर मन्नत के बारे में बात कर रहा है। वे उसे मन्नत के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताए थे कि वो कहाँ थी और उसने सबसे झूठ क्यों बोला था। वेदांश ने बिना पलक झपकाए कहा, ऐसा कुछ नहीं है कबीर, और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो यकीन मानो, वक्त आने पर सब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर वह हल्की सी मुस्कान देकर बोला, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी बहन यानी मेरी जान शायद इस वक्त मेरे लिए कुछ बना रही होंगी और अब तक मुझे ढूंढ भी चुकी होंगी। कबीर ने एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, तुम सच में मनु से प्यार करता है? तुझे शक है? वेदांश ने गंभीर होकर कहा। फिर वो मुस्कुराया, अपना कोट ठीक किया और सधे कदमों से बाहर निकल गया। कबीर वहीं खड़ा रह गया, चेहरे पर उलझन और मन में सवालों का तूफान लिए। वहीं फार्म हाउस का माहौल शांत था, पर मन्नत के भीतर तूफान मचा हुआ था। वह किचन में गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। ये मिस्टर राठौर कहाँ चले गए? कहा था भूख लगी है और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उसकी झुंझुलाहट साफ झलक रही थी। टेबल पर रखा उपमा अब ठंडा पड़ चुका था। मैंने इतनी मेहनत से बनाया और ऐसे भी मुझे कुछ बनाना आता भी नहीं है, ऊपर से इन्हें मेरी परवाह ही नहीं है। वह बरबराई और फिर थककर एक लंबी सांस ली। थोड़ी देर बाद वह वॉशरूम में चली गई। जब वापस आई तो उसने हल्के पीले रंग की फ्रॉक सूट पहन रखी थी। बाल अभी भी गीले थे, कुछ लटें गालों से चिपकी हुई थी। माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर हल्की लिपस्टिक। वह बिना मेकअप के भी खूबसूरती का मिसाल लग रही थी। उसी वक्त बाहर से एक कार के रुकने की आवाज़ आई। वेदांश की काली गाड़ी फार्म हाउस के सामने आकर थमी। वह कार से उतरा, कदम अंदर बढ़ाए और जैसे ही उसकी नज़र मन्नत पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। वह चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसकी पलकों में ठहराव, सांसों में रुकावट थी। दिल की धड़कन जैसे कुछ पलों के लिए थम सी गई थी। मन्नत आजबला की खूबसूरत जो लग रही थी। मन्नत ने उसे देखा, गुस्से से भरी निगाहों से। वह पास आई और बोली, कहाँ थे आप? बिना बताए चले गए? ऐसे कैसे जा सकते हैं? और आप भूलिए मत, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, पर उसमें चिंता की झलक भी थी। वेदांश उसकी आवाज़ सुनकर जैसे खुद में लौटा। एक पल में वह उसके करीब आया और उसकी कमर पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। मन्नत हक्का बक्का रह गई थी। वह उसके सीने से सटी थी
और महसूस कर रही थी उसकी तेज धड़कनें, जैसे वो अभी भी उसे खोने के डर से थरथरा रहा हो। कुछ देर तक दोनों वैसे ही खड़े रहे। फार्म हाउस की खामोशी में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मन्नत ने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश की, पर तभी वेदांश की गहरी मदहोश सी आवाज उसके कानों में गूंजी। ऐसे ही रहो जान, हिलो मत, मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ। उसके शब्दों में ऐसी गर्माहट थी कि मन्नत की सांसें थम सी गई। उसने कोशिश करना बंद कर दिया, बस उसकी धड़कनों की लय को सुनती रही। कुछ देर बाद वेदांश ने उसे हल्के से अपने सीने से अलग किया। मन्नत की आंखों में अभी भी गुस्से की लपटें थी। वो उसे घूरते हुए बोली, क्या आप बार बार मुझे कभी गोद में खींच लेते हैं तो कभी अपने सीने से चिपका लेते हैं? दूर नहीं रह सकते हैं क्या? जब देखो तब आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए और मौका। वेदांश हल्का सा मुस्कुराया। उसकी नजरें मन्नत के चेहरे पर टिक गई। दूर रहना ही क्यों है आपसे? उसने धीमे स्वर में कहा। मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे करीब रहें, लेकिन आप ही तो हैं जो मुझसे दूर जाने की बहाने ढूंढती है। मन्नत ने पलटकर उसकी तरफ देखा। कुछ कहना चाहा पर शब्द नहीं निकले। वेदांश ने फिर हल्के से लहजे में कहा, जान, सच में मुझे बहुत भूख लगी है। आपने कुछ बनाया है क्या? मन्नत ने हाथ बांधते हुए जवाब दिया, बनाया था उपमा, लेकिन अब वो ठंडा हो चुका है। वेदांश मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं ठंडा ही खा लूंगा। वो सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा, प्लेट उठाई और उपमा खाने लगा। मन्नत आंखें फाड़ उसे देखने लगी। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही वेदांश राठौर है जो एक बार उसके शेफ ने गलती से ठंडा खाना परोस दिया था तो इसने उसका हाथ तक तोड़ दिया था और अभी वह बड़े आराम से ठंडा उपमा खा रहा था। मन्नत भी धीरे धीरे पास की कुर्सी पर बैठ गई। उससे भी बहुत भूख लगी थी। वह प्लेट आगे बढ़ाकर उपमा अपने लिए निकालने ही वाली थी कि वेदांश ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप यह नहीं खा सकते। वो शांत लेकिन अधिकार भरे लहजे में बोला, यह उपमा सिर्फ मेरे लिए बना है तो इसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा। मन्नत ने भौवें चढ़ाई, ये क्या मतलब हुआ? मैंने अपने लिए भी बनाया है, आप मुझे खाने क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर मैं क्या खाऊंगी? मुझे भी बहुत भूख लगी है। वेदांश मुस्कुराया, तो मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगा या आप कुछ ऑर्डर कर लीजिए, लेकिन ये उपमा नहीं। मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, अब तो मैं यही खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने जल्दी से चम्मच उठाया और उपमा का एक निवाला अपने मुंह में डाल लिया। अगले ही पल उसका चेहरा बन गया वही वेदांश अपनी आंखें भींच लेता है। वो मुंह से आवाज निकालते हुए बोली, हे भगवान, यह कितना बेस्वाद है। इतना सारा नमक डाल दिया है मैंने। आप इसे कैसे खा सकते हैं? ये तो बहुत गंदा लग रहा है। अब समझी, इसलिए आप मुझे खाने से मना कर रहे थे ना? वेदांश ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें थोड़ी सर्द हो गई, लेकिन उसके लहजे में वही गहराई थी। हो सकता है आपके लिए बेहुदा हो, पर मेरे लिए दुनिया का सबसे टेस्टी उपमा है। मन्नत हैरान होकर बोली, वो क्यों? वेदांश हल्का सा झुका। उसकी आंखों में देखकर धीमे से कहा, क्योंकि ये मेरी जान ने बनाया है, मेरे लिए बनाया है। उसकी बात सुनकर मन्नत कुछ पल के लिए उसे बस देखती ही रह गई। उसके आंखों में बेहिसाब प्यार उसके लिए झलक रहा था। मन्नत का दिल जैसे एक पल को रुक गया हो। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वेदांश उससे किस हद तक प्यार कर सकता है। वह कुछ बोले बिना उठी और वहां से जाने लगी। तभी वेदांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर अपने पास बैठा लिया। आप क्यों बार बार उठकर चली जाती हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। मन्नत ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और बोली, मिस्टर राठौर, मुझे आपसे कुछ कहना है, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। वेदांश का चेहरा गंभीर हो गया। वही राठौर मेंशन। एक कमरे के अंदर तूफान मचा हुआ था। वो कमरा था नूतन जी का। वह बिस्तर के किनारे बैठी थी, आंखों में नमी, दिल में आग और हाथों में मरोड़ी हुई बेडशीट। उनकी सांसें भारी हो रही थी। हर सांस के साथ वह खुद से सवाल करी थी, क्या वह वही वेद थे जो कभी मेरे गोद में सिर रखकर सोया करते थे? वह बुदबुदाई, आज तक वेद ने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उनकी आवाज रुक गई। आंखों से एक आंसू ढुलकर गाल पर गिरा, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में नमी नहीं, सर्दी उतर आई थी। उन्होंने दांत भिजते हुए कहा, आखिरकार आपने साबित कर ही दिया वेद कि आपकी रगों में संध्या दी का ही खून दौड़ रहा है। उनकी आवाज में करवाहट थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा, मुझे उस लड़की के सामने इस तरह से इंसल्ट करेगा। वह सिर झुकाई, मुठियां भींच ली।
आज आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है वेद, बहुत। आपने मेरी आत्मा तक को चोट पहुंचाई है। फिर धीरे धीरे उनका लहजा बदला। अब उसमें दृढ़ता थी, ठंडा जहर था। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी आंखों में नफरत की लौ जल उठी। मैं उस मन्नत को आपकी वाइफ नहीं बनने दूंगी, कभी भी नहीं। वह उठी, आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उनकी परछाइयाँ आईने में थरथरा रही थी। वह लड़की आपको मुझसे छीन लेगी वेद, और मैं यह कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। उनका स्वर अब लगभग फुसफुसाहट में बदल गया था। मैंने आपको जन्म दिया है, अपने दूध से सींचा है। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने मुट्ठी कस ली। ना वो लड़की, ना किस्मत, ना ही आप खुद वेद। यह कहते हुए उनकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन उतर आया था। क्या होगा कहानी में आगे? क्या करेगी नूतन जी? क्या मन्नत अपनी सच्चाई वेदांश को बता पाएगी? क्या हुआ था आलिया के पेरेंट्स के साथ? क्या आलिया का सच वेदांश के सामने आएगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।